अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपकी शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी पाकिस्तान टेलीविज़न का बहुत बड़ा नाम, लिविंग लेजेंड। इन्होंने 46 बरस तक तो पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए लिखते रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, एक्टिंग भी कर चुके हैं, पेंटर भी हैं, काफ़ी उन्होंने शो होस्ट भी की हैं, उनको हिलाल इम्तियाज़ भी मिल चुका है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी अनवर मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अनवर मकसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम सर को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, पाकिस्तान टेलीविज़न को टाइम दिया है। और हम जब पाकिस्तान टेलीविज़न की बात करते हैं तो आपका और इसका जो साथ है बहुत पुराना और गहरा है। तो सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए कोई 45 बरस काम किया। पीटीवी का पहला लॉन्ग प्ले जो था उसका मैं हीरो था। मैं, रुखसाना अमीर, सुबानी भाई, यूनुस, महमूद अली, यूसुफ, अर्श मुनीर, फिर मैंने लिखना शुरू किया। ज़िया मुद्दीन मेरे साथ ब्रिज खेलते थे, तो ज़िया ने कहा जो तुम बातें करते हो तो हम शो के लिए लिखो। मैंने को लिखा, कराची के उनके आखिरी 13 प्रोग्राम थे। फिर ज़िया के साथ एक प्रोग्राम किया मैंने। उस ज़माने में ज़िया साहब सदर थे, तो लोग समझ रहे थे कि उनके साथ एक प्रोग्राम कर रहा हूँ, मगर वो ज़िया मुद्दीन के साथ था प्रोग्राम। तो ज़िया के साथ चला, बड़े अदीबों पर और शायरों पर प्रोग्राम था, वो दुनिया भर के बड़े अदीब थे। फिर एक दिन मेरे पास ये आए शुएब मंसूर और अरशद महमूद, कहने लगे एक प्रोग्राम कर रहे हैं 50-50। प्रोग्राम शुरू किया मैंने 50-50, वो प्रोग्राम हिट हो गया। असल में प्रोग्राम जब हिट हुआ तो उसके जितने अदाकार थे वो भी हिट हो गए। तो मैं जितने संजीदा एक्टर्स थे उनके साथ एक प्रोग्राम शुरू किया, शोशा, जैसे तलत हुसैन, शफी मोहम्मद, जावेद शेख, महमूद अली, ये सब मेरे, शकील, जो संजीदा एक्टर थे, इनसे मैंने मज़ाहिया स्क्रिप्ट करवाया। फिर सिलसिला चलता रहा। स्टूडियो 2.5, स्टूडियो 2.25, आंगन टेढ़ा, एक तवील सिलसिला है ये। मुदब्बिर साहब मेरी वजह से कई दफ़ा मुश्किल, मुदब्बिर साहब स्क्रिप्ट के हेड थे, पान बहुत खाते थे, और जब मैं देखता था कि ऐसा जुमला आने वाला है, जब सेंसर करते थे प्रोग्राम का, मैं साथ बैठता था उनके, मैं समझता अगला जुमला ये काट देंगे, तो उससे आने से पहले मैं कहता मुदब्बिर पान बोले लाइए, वो जुमला वो निकल जाता था। तो बाद में जब बुरहानुद्दीन हसन जनरल मैनेजर थे, कह लगे भाई ये आपने जाने कैसे दिया जुमला? भाई हमने तो पूरा देखा था, 2 मरतबा मिस किया इन्होंने, पान ऑफर किया, शायद उसी वक्त ये जुमला निकला है। तो बुरहानुद्दीन ने कहा कि मुदब्बिर साहब आप पान नहीं खाएंगे जब अनवर के साथ बैठ के इसका प्रोग्राम देखेंगे। आपको एक्टिंग में बहुत कमी देखा है, इसकी क्या वजह है? मजबूरन अब मुझे कोई काम करना पड़े, अदाकारी कर ली, मेरा काम था लिखना। मैं पेंट करता था, मेरी पेंटिंग मेरा मेन शोबा है। मेरी पहली नुमाइश पेंटिंग्स की 1958 में हुई थी, और मेरे घर का खर्चा अब भी तस्वीरों पर ही चलता है, लिखने बिकने से पैसे नहीं मिलते मुझे। मगर ये कि मैंने कई प्लेस में भी अदाकारी की। सितारा महमूद मैंने किया, उसमें मैंने काम किया था। नईम अहमद बनाम सलीम अहमद में किया था, उज़मा मेरे साथ थी उसमें। मगर ये कि बहुत लिखा, इतना लिखा कि अब हालात ऐसे हो गए, बकौल मीर साहब के, क्या शौक़ की बातों की तहरीर हुई मुश्किल, थे जमा कलम कागज़ पर कुछ न लिखा जाता। इस तरह से मुख्तलिफ अंदाज में लिखना और कॉमेडी लिखना, फिर दूसरी तरफ से मुख्तलिफ अंदाज में लिखना, तो किस तरह से आप लिख पाते हैं? मज़ाहिया लिखना बहुत मुश्किल है। मज़ा लिखने में आदमी को एक आग के दरिया को पार करना होता है, कि किसी जगह भी लिखने वाला कट के गिर सकता है, एक तलवार पे चलना पड़ता है। कि मज़ा लिखते वक्त अगर आप बेहूदगी लिखना चाहें तो लिखते जाएं। और आजकल देखें, आजकल तो रेटिंग ही उस पर मिल रही है, जितना बेहुदा प्ले है उतनी रेटिंग उसकी, जितनी बदतमीज़ी हो रही है उतनी रेटिंग, एंकर जिससे बदतमीज़ी कर रहा है उस प्रोग्राम की रेटिंग।
तो शराफत तो स्क्रीन से और कलम से गायब हो गई। आप पे भी किताब लिखी गई, आपकी मिसेस ने लिखी है, उलझे सुलझे अनवर मकसूद। तो ये उलझे सुलझे अनवर मकसूद ही क्यों? उलझे सुलझे का ये भी मीर साहब का शेर था। लाग गर दिल को नहीं लुत्फ नहीं जीने का, उलझे सुलझे किसी काकुल के गिरफ्तार रहो। उन्होंने बालों से कहा था कि उलझे सुलझे किसी काकुल के गिरफ्तार रहो, कि ज़िंदगी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहो तो ज़िंदगी बहुत आसान गुजर जाएगी। गालिब साहब ने भी कहा था, जो लोग इसका मतलब गलत समझते हैं, गालिब ने कहा था हवस को है निशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। यहाँ मरना मौत नहीं है, यह है किसी पे मरते रहो, ना हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। तुम किसी न किसी पे मरते रहो तो मज़ा ही और है फिर ज़िंदगी का। यहाँ मौत नहीं है, हवस को है निशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। तो ज़िंदगी बड़ी चैन से गुजरेगी अगर आप किसी न किसी पे मरते रहो। सर मैं अगर आपकी फैमिली की बात करूं, आपकी बहन भाइयों की, तो माशाल्लाह से हर एक का अपना नाम है, सबने अपनी फील्ड में नाम कमाया है। तो सर कभी आपस में रहा है कि कोई कंपटीशन रहा हो आप लोगों में? असल में जहाँ जिन लोगों के माँ बाप के पास बहुत पैसा होता है उनके बच्चों में कंपटीशन शुरू हो जाता है। हमारे वालिदैन सिर्फ हमको छोड़ के मर गए, ना घर दिया, ना बैंक बैलेंस, ना गाड़ी, साइकिल भी नहीं, तो सिर्फ मोहब्बत छोड़ गए हमारे लिए वो। तो मोहब्बतों में मुकाबले नहीं होते, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब खुश हैं। मैंने कुछ लिखा सुनाया, बजिया फ़ौरन ये निकाल दो, ये जुमला निकाल दो, तुम जेल में चले जाओगे। मैंने कहा भैया जेल जाऊंगा तो बेहतर होगा ना, हमारा 3 वक्त का तो खाना मिलेगा। यहाँ तो 2 वक्त के लाले पड़े हुए हैं बिल्कुल ही। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जेल में जाऊँ। सर हमारी तो दुआ है कि कभी भी आप जेल ना जाएं। हाँ मुश्किल लग रहा है क्योंकि अब जगह नहीं रहेगी जेल में। सर इतने पकड़े जाएंगे कि जिस दिन इंसाफ शुरू हो गया इस मुल्क में, अब 20 करोड़ आबादी है, ख्याल में 250-300 रह जाएगी आबादी पाकिस्तान की। और ज़ुबैदा आपा को दुनिया जानती है अपने खाने पकाने की वजह से, बेहतरीन शेफ़, नामवर शेफ़ थी, तो आप भी बड़ा ज़बरदस्त खाना बना लेते हैं। महीने में तकरीबन 21 दिन अपने घर में खाना पकाता हूँ। अब बेटा खाना बनाते नहीं हैं, खाना पकाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। तो खाना पकाया जाता है, तो आइंदा कभी भी प्रोग्राम करना खाना क्या पकाते हैं क्या बनाते हैं नहीं, बेवकूफ़ बनाया जाता है, खाना पकाया जाता है। तो मैं खाना पका उल्टे तवे पे रोटी पका लेता हूँ गोल, और यूँ करके हर खाना मैं पका सकता हूँ। और मेरे जो नवासे नवासियाँ और पोते पोतियाँ सिर्फ मेरे हाथ का खाते हैं। बहू मेरी टीना, बिलाल वगैरह, अर्जुमंद, अथर सब आते हैं कि भाई क्या मेरा बंगाली खानसामा जो है, अगर क्रिकेट मैच आ रहा है मैं उसको उठा नहीं सकता क्रिकेट मैच के सामने से। जब मैं आता हूँ शाम में घर में, मैच आ रहा है देख रहा है, तो मुझसे कहता है आलू गोश्त पका लेना। मैंने कहा अच्छा बहुत शुक्रिया। मैं कभी इनकार नहीं किया उसको। मेरी बेगम उसको डांटती थी कि कब साहब से किस तरह बात कर रहे हो तुम। बोला मैच देख रहा है, कैसे करेगा, आलू गोश्त बोल दिया है, आता है, और हल्दी कम डालना उसमें, तुम हल्दी डाल देता है। सर मैं यहाँ पे मोइन अख्तर साहब का ज़रूर नाम लेना चाहूँगी, बुशरा अंसारी साहिबा का भी। ये वो बड़े नाम हैं जिनको आपने बड़ा इनकरेज किया था इस फील्ड में। दोनों, जैसे मोइन मर्दों में क्या अदाकार, उस तरह बुशरा भी बहुत ही मंझी हुई अदाकारा है। और दोनों मैदानों में, चाहे मज़ाहिया हो चाहे संजीदा हो, बुशरा को अगर संजीदा सीन में बुशरा को देखें तो दवाई फेर देती है, और बहुत अच्छी अदाकार है। मगर अब क्योंकि बुशरा मशहूर हो गई हैं कुछ और तरह की कॉमेडीज़ में, जिसमें ज़्यादा बहुत हैवी कॉमेडी है अब वो फैसलाबाद वाली बन जाती है। तो वो उस तरह मैं लिख नहीं सकता, मगर अपना खुद लिखती बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लिख रही है। आपकी सर किससे ज़्यादा आपकी इंस्पिरेशन रही है जब आप लिखते हैं और अपनी तख्लीक करते हैं? मुझे पतरस बुखारी साहब के साथ उनका पढ़ के किताब, छोटी सी किताब है, और मैंने रसूलुल्लाह खान साहब के साथ काम किया है जो कॉलम लिखते थे।
5 बरस मैंने उनके साथ काम किया। फिर यूसुफी साहब हैं, यूसुफी साहब ज़ाहिर है इस ज़माने के बहुत बड़े लिखने वाले हैं। मगर जो मज़ार इब्न शाह लिखते थे ना, वो लिखते थे, कलम उठाया और लिख दिया और दे दिया, वो फ्लो था। यूसुफ साहब की मज़ार में मेहनत बहुत है। इंशा के यहाँ बड़े मज़े का मज़ा था। और यूसुफ साहब की 5 किताबें हैं, 6 हैं, इंशा की भी इतनी होंगी। यूसुफ साहब से पहली किताब चिराग तले जो थी, वो मैंने मेरे ख्याल में कोई 50 मरतबा पढ़ी। सर मैं अगर आपकी ज़िंदगी देखूं तो मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा काम नहीं जो आपने ना किया। और लिखते हैं, पेंट करते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, खाना भी पका लेते हैं, तो सर ये सारी चीज़ें आप किस तरह से मैनेज कर लेते हैं? मैं सुबह उठता हूँ जल्दी 6 बजे। 6 बजे उठ के मैं एक आधा घंटा तो सुबह के राग सुनता हूँ, क्लासिकल। फिर एक कप चाय पी के मेरा वाहिद चलना जो है सबके, मेरा हार्ट का ओपन हार्ट हो चुका है कि उसका वॉक करें, तो मेरा वॉक करना ज़रूरी है। तो मैं अखबार उठाने जाता हूँ दरवाजे तक, ये मेरी वॉक है। और बस अखबार उठा के मैं ले आता हूँ, मुझसे वॉक नहीं होती। फिर मैं नाश्ता वाश्ता करके जो लिखना है वो अपना काम करता हूँ। दोपहर में जब सूरज इस खिड़की के उस पीछे आ जाता है और रोशनी आती है तो मैं पेंट करता हूँ। पेंट करके मगरिब तक मैं पेंट करता हूँ। और फिर एक ये अलमारी है, मैं इसके पीछे चला जाता हूँ और इशा तक मैं निकल के बाहर आ जाता हूँ। और वहाँ किताबें रखी हुई हैं कुछ मेरी। और फिर 1 घंटा म्यूज़िक सुनता हूँ मैं। फिर वो राग जयजयवंती, भाग्यश्री, रागेश्वरी, मल्हार, ये सब मैं सुनता हूँ। और मेरी अपनी लाइब्रेरी है म्यूज़िक की। मेरे पास 600 घंटे का सितार है विलायत खान साहब का, 600 आवर्स, 400 घंटे रविशंकर का है। रोशन आरा ने जो भी गाया ज़िंदगी में वो मेरे पास है। लता के मेरे पास 14,000 गाने हैं। और आशा के भी जो भी अच्छे गाए उन्होंने चीज़ें। लता अगर सिर्फ क्लासिकल गाती हैं और फिल्मी गाने नहीं गाती तो वो रोशन आरा, हीराबाई के बराबर आ जाती। इतना अच्छा है वो 3 मिनट में वो क्लासिकल गा गई हैं जो और ग्लूकारा है 50 मिनट में राग में नहीं गा सकती। लता जी ने 3-3 मिनट में वो गाती हैं गाने। सर आपने फिल्म नहीं लिखी, इसकी क्या वजह है? एक फिल्म के लिए मुझे सजाद गुल अपने साथ मॉरिशस ले गए थे। वो मैंने फिल्म देखी और निशाद सिनेमा पे बड़े बड़े बोर्ड से, उनमें मेरा नाम भी था। मगर मैंने फिल्म जो देखी उसमें मेरा एक लफ्ज़ मेरा लिखा हुआ था, जब नदीम एक खातून को अस्सलाम वालेकुम करते हैं, वो अस्सलाम वालेकुम मेरा लिखा हुआ था, बाकी कुछ नहीं था मेरा लिखा हुआ। तो बहुत लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, फिल्म लिखो फिल्म लिखो। तो क्या लिखूं? आप लिख दें, उसे मैं ठीक कर देता हूँ। मुझसे कहना कि फिल्म का क्या लिख सकते हैं? मैंने कहा एक शर्त पे लिखूंगा कि इंटरवल में क्या हो रहा है वो लिखूंगा। मोहब्बत करने वाले इंसान हैं तो मैं इश्क पे सवाल करना चाहती हूँ कि इश्क के बारे में आप क्या राय रखते हैं? इश्क 2 तरह का होता है। एक तो इश्क मार देता है, ना आदमी काम का रहता है ना काज का, औंधा पड़ा रहता है, ना आता नहीं है, पाँव नहीं धोता, आपके इश्क आशिक हैं। एक इश्क जिंदा रहना सिखाता है कि अच्छे कपड़े पहनो, बाल बनाओ, खुशबुओं में बसे रहो, जाओ। तो वो तरह का तो ये मरने वाला इश्क जो है बहुत बुरा है। नून राशिद की एक नज़्म है हसन को ज़गर, जो मिट्टी के प्याले बनाता था, वो आशिक हो गया एक शहज़ादी पर। तो उसने अपने बच्चों को पट्टी के प्याले भी छोड़ दिए बनाना, बच्चों को देखना भी छोड़ दिया। तो जहाज़ाद नाम था लड़की और शहज़ादी का। तो वो कहती बीवी आई कि जहाज़ाद दीवार को दर पर नज़र कर, ये बच्चों के तनूर क्यों कर भरेंगे। जहाज़ाद मोहब्बत अमीरों की बाजी, मोहब्बत अमीरों की बाजी कहती है। वो सारी नज़्म जो है वो
मस्जिद क़र्तबा उर्दू शायरी की सबसे बड़ी नज़्म है अल्लामा इक़बाल की। उसके बाद जो दूसरी बड़ी नज़्म है उर्दू शायरी की वो हसन कुज़ागर है, राशिद की। इश्क तो किसी चीज़ से भी हो सकता है, आपको किसी किताब से हो सकता है, किसी राग से हो सकता है, किसी गायकी से हो सकता है, जानवर से हो सकता है। और इसके बगैर, जैसे मीर साहब के वालिद जब मर रहे थे तो उन्होंने मीर को बुलाया और कहा, बेटे अगर ज़िंदगी अच्छी तरह गुजारना चाहते हो तो किसी न किसी से इश्क करते रहो, वरना लोग भुला देंगे तुम। आमतौर पर जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हम अपने नाम से नहीं, अपने मुल्क के नाम से जाने जाते हैं, और लोग जब अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं तो कैसा लगता है आपको? बस ये क्या बताऊँ, अक्सर मुझे एक साहब वहाँ मिले, वाशिंगटन में शो था मेरा, कि पहचाने? मैंने कहा हाँ। मैंने कौन हूँ मैं? मैंने कहा आपने मेरा ड्रामा देखा था टीवी पे जो आया था। मैंने कहा बोले ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा माफ़ी मांगता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको पहचान लूँ। इस तरह के खुद ही आके पहचाने, मैं कैसे पहचानूंगा? मैं एक हमारी जानने वाली थी, वो सऊदीया चली गई, वो आई मेरे बेटे की शादी में, बिलाल की शादी में। वो सऊदीया वाले कपड़े पहने हुई थी, काला जुब्बा, पट्टा पड़ा हुआ यहाँ, काले मोजे और अरबी चप्पल। अब वो बिलाल के पीछे खड़ी है, मुझसे कह रही पहचाने? मैंने फिर यूँ देखा, मैं यूँ देखा 4-5 मरतबा, फिर पाँव पे गया। मैंने कहा हाँ साबरा खाला। बोली कैसे पहचाने? मैंने कहा जब पिछली मरतबा आई थी तो वो मोजे में से अंगूठा निकला हुआ था आपका, हटाओ। आज भी वही अंगूठा निकला हुआ है। तो अंगूठा जैसा बड़ा था उनका। आपने कभी जो मुश्किल वक्त ज़िंदगी में देखा हो और फेस किया हो, और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ वो मुश्किल वक्त शेयर करें? बुरा वक्त किसी पे ना पड़े तो अच्छा वक्त कभी नहीं आता। एक वक्त ये भी था कि मैं लाइट हाउस जाता था, वहाँ से पुराने फ्रॉक ख़रीदा था मरी हुई अमेरिकनों के, अंग्रेज़ों के। उन फ्रॉक को काट के टाई बनाता था और उसमें से बटन निकाल के कफ रिंग्स बनाता था, और वो मैं सदर में बेचता था 10 रुपए का सेट। जब मैं पढ़ता था तो फिर पैसे मिलते थे मुझे, और जब मेरी दोस्ती किससे थी, वहीद मुराद, परवेज़ मलिक, सोहेल राना, ये नाजिया ज़ुएब के अब्बा, ये लोग भी ख़रीदते थे मेरे कफ रिंग्स और टाई। और बहुत सुने तो अभी तक 10 रुपए भी नहीं दिए, पैसे भी नहीं दिए मुझे। कह रहे 10 रुपए क्या करें लेके? मैंने कहा ठीक। तो मगर ये वक्त गुजरता है, वक्त एक सा कभी नहीं रहता। देखिए हर इंसान जब पैदा होता है तो वो तो पैदा होता है, उस पर गरीब और अमीर का तस्वुर नहीं होता है पैदा होने वाले को, मगर सारी ज़िंदगी गरीब अपनी मर्ज़ी से रहता है। आदमी को आमदनी अल्लाह मियां हर एक को बिल्कुल बेवजह पैदा नहीं करता। और आजकल जो लोग ये इतने गैजेट्स निकल आए हैं, चीज़ें निकल आई हैं, ज़िंदगी बदल गई है बिल्कुल भी। जितनी आपकी आमदनी है, उस आमदनी में आप रहना सीख लें तो ज़िंदगी बड़े आराम से गुजर सकती है। कौन से आर्टिस्ट या पेंटर जो अभी मौजूदा दौर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? मतलब जाहिर है कि अब हर कोई चुगताई, अल्लाह बख्श, सादक़ शाकिर अली, अहमद परवेज़, गुलजीत नहीं हो सकते, अपने अपनी जगह हैं, मगर अब वक्त बदल गया है, तस्वीरों में बदल आ गई हैं। अब अभी जो नए लड़के आ रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लड़के लड़कियां दोनों, बहुत अच्छा काम हो रहा है आर्ट में। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लोग जो है किताबों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। ये वाहिद एक चीज़ है, मतलब किताब जो कभी साथ नहीं छोड़ती, हमेशा आपके साथ रहती है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ, डिफेंस में कई घर हैं जहाँ मेरे ख्याल में लाख घर अगर हैं तो शायद 1-2 घर में किताबें होंगी, मगर शौक़ किताबों का सबको है। अभी मैं पिछले 6 महीने हुए घर में गया तो मैंने एक किताब निकाली तो 21 किताबें निकल आई। वो लकड़ी की थी सब, उसमें नाम लिखे हुए थे। वो पूरी लाइब्रेरी उनकी आर्टिफिशियल थी,
उन्होंने सिर्फ डेकोरेशन के लिए डब्बे बना के रख लिए थे। तो क्या करें, पढ़ता ही नहीं किताब कोई। और किताब तो अब ये सिर्फ इकबाल है, इकबाल पे ही मेरे पास 127 किताबें हैं कम से कम, गालिब पर ही ज़्यादा है। हम अपनी तहजीब से, अपनी रिवायात से उस तरह से दूर होते चले जा रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो बच्चे आजकल हैं, मेन बच्चों की तहजीब जो होती है वो घर से होती है। अब आप माँ प्रेग्नेंट होती है और बाप ग्रामर स्कूल चला जाता है दाखिले के लिए, उसकी बुकिंग कराने के लिए, क्योंकि मालूम हो जाता है बेटा है या बेटी है, वो 6 महीने बाद मालूम हो जाता है। पैदाइश से पहले जाके बुकिंग कराते हैं, क्योंकि 2 साल 2.5 साल के बाद की मिलती है ग्रामर स्कूल, और भी कई स्कूल जो है। पुराने ज़माने में 5-6 बरस तो वो दादा दादी या नाना नानी से पढ़ता था बच्चा, कलमे से लेके तहजीब तमीज़। जब कोई बुज़ुर्ग आए तो उठ जाना, खड़े होना। स्कूल जा रहे हो तो दादी को खुदा हाफिज़ कह के जाना, क्या पता वापस आओ तो दादी ना हो। तो ये तहजीब बच्चों को सिखाई जाती है। अब जो ये टेलीफोन जो निकले हैं, सेल फ़ोन, इन्होंने बच्चों को अलग कर दिया है ख़ानदान से, हर एक से। वो अकेले स्कूल से आके कोने में लेट जाते हैं, कुर्सी पे टेढ़े, और भी टेढ़े। मंसूर मियाँ खाना खा लो, खा लिया है, क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं, ठीक। ये ज़िंदगी है, वही है, उनको रोक नहीं सकते। अब आगे उनकी अपनी ज़िंदगी है। अगर पढ़ लिख लें तो यही काम वालिदैन का है। अब बस ये मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग टेलीविज़न वगैरह की लिखने आए ना, उनको पढ़े लिखा होना चाहिए। हर एक को शौक़ हो गया लिखने का, बुरी बात नहीं है, मगर साथ साथ आप पढ़ें भी कुछ। किताब का पढ़ना बड़ा गहरा आपका था। बजिया साहिबा से, फातिमा सरैया बजिया साहिबा से अगर कुछ यादें हैं आप हमसे शेयर करना चाहें? गाड़ी चलाना सीखी उन्होंने, तो शाहराह फैसल पे पुलिस वाले ने गाड़ी रोकी, सामने आ गया मोटरसाइकिल लेके। फिर बजिया को देखा उसने, तो कह रहे अरे बजिया आप? मैं कह रहा था बगैर ड्राइवर की गाड़ी जा रही है। तो फिर बजिया निकली उसमें से। तो बजिया ने कहा कि अनवर आज तो कमाल हो गया, मुझे पता नहीं था कि मैं नज़र नहीं आती गाड़ी चलाती हूँ सुजुकी। तो उसने बोले, पुलिस वाला आया कि महिला बगैर ड्राइवर के गाड़ी जा रही है। अब बजिया घर खुला हुआ था। बजिया जब बीमार थी तो मैंने कहा बजिया आप मेरे यहाँ आ जाएँ। कहेंगे अनवर तुम्हारे घर का दरवाज़ा बंद हो जाता है रात में, मेरे घर का दरवाज़ा खुला रहता है। उसकी 2-3 बातें आपको बजिया की बताऊँ। बजिया के पास गया मैं, तो एक तख्त पे मेरी अम्मा, हम पाशी कहते थे उनको, और बजिया दोनों सफ़ेद साड़ी पहने बैठी हुई हैं, और एक साहब तख्त के ऊपर आलती पालती मार के बैठे हुए हैं, और वो तीनों खाना खा रहे हैं। और उनकी प्लेट में 2 कोफ्ते पड़े हुए हैं उस साहब की। वह आम तौर पे तहजीब होती है कोफ्ता एक लेता है आदमी। अब बजिया ने मुझसे कहा, उनको आओ अनवर, आओ अनवर। मैंने कहा आदाब अम्मी, आदाब, जीते रहो। बजिया पहचाने हैं इनको? मैंने कहा हाँ हाँ, कैसे हैं आप, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं आजकल? अब मुझे बता रहे हैं कि आजकल मैं गया हुआ था क्वेटा, अब आया हूँ यहाँ, तो सोचा सबसे पहले हाजिरी दूँ बजिया के यहाँ। अब खाना वाना खा लिया उन्होंने, अब खुदा हाफिज़ कह के जाने लगे। तो बजिया उनके सामने पूछ रही है मुझसे, उनसे कह रही हैं अब बेटे अपना नाम तो बताते जाओ। मैंने कहा बजिया मैं, आपने मुझे क्या, उनके सामने मैंने कहा बजिया आपने तो मुझे फंसवा दिया। मैंने कह रहा हूँ हाँ कैसे हैं, क्या है, अब मैं कोयटा में हूँ। बेटे आया, मैंने कहा बैठो, बोले खाना है, निकला खा के जाओ। बोले अच्छा, नाम भी नहीं बताया उन्होंने मुझे। चले गए उठ के। ये बजिया का था। बजिया का जो मुलाजिम था वो बजिया के पास 25-30 साल से था। तो वो जब आते 12 बज जाते थे, वो आता चुटकी जाता होगा, चलो चलो खाना भी खा लिया, चाय भी पी ली, अब चलो चलो निकलो बस, अब चलो सब। अब मैं समझा कि बजिया ने उसे कहा कि तुम चुटकी बजाते हुए आना, और लोग, बजिया उसको हमेशा डांटती थी, मगर वो आता था। बोला हम क्या करें, हमको अनवर साहब ने बोला है कि बगैर चुटकी बजाए किसी को उठाना नहीं वहाँ से। चलो चलो 12 बज गए, अब खाना भी खा लिया, सब कर लिया, बजिया को सोने दो। बजिया किसी को मना नहीं कर सकते। हम चाहेंगे कि कोई मैसेज आप नाजरीन के लिए देना चाहें। आप लोग पीटीवी देख रहे हैं, 3 सवाल है।
क्यों देख रहे हैं? दूसरा सवाल, किसके लिए देख रहे हैं? तीसरा, क्या पीटीवी पहले नहीं देखा? ये 3 सवाल हैं, इनके तीनों के जवाब लिखे। मेरे पास फ़ोन छोटा वाला है, वरना मैं आपसे बात करता। भाई मेरे पास ये फ़ोन है, मेरे नाम से कितने नंबर चल रहे हैं ट्वीट के कि अनवर मसूद ने कहा, इससे कुछ नहीं कर सकता। मैं इसमें हरा दबाता हूँ तो मिल जाता है कुछ नंबर, और कुछ नहीं कर, मुझे मैसेज पढ़ना नहीं आता इसका। तो मेरे नाम से अगर कोई बातें आ रही हैं, भाई ये मेरा फ़ोन है। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती टाइम दिया। जी ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी अनवर मकसूद साहब, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम। और अगर आपने इनके सवालात को समझा हो तो उन्होंने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही थी कि हम जो है सोशल मीडिया पे जो फेक अकाउंट जो किसी का नाम इस्तेमाल करके गलत मैसेज देते हैं, प्लीज़ वो ना करें। और उन्होंने यही बात कही कि मेरा एक छोटा सा फ़ोन है और इस तरह का कोई भी अकाउंट जो है जो उनके नाम से इस्तेमाल हो रहा है वो उनका नहीं है। आप प्लीज़ इसी बात को ना सिर्फ इनके लिए, दूसरों के लिए भी इस पे आप अमल करें कि किसी का नाम आप इस्तेमाल ना करें सोशल मीडिया पे। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।